नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज बंगाल से बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर आई कि एसआईआर के चक्कर में बांग्लादेशी भाग रहे थे। बीएसएफ को देखा तो पैनिक मोड में वो भाग करके नदी में तैरने की कोशिश करी, तो बीएसएफ ने कहा कि नहीं, अगर पार होके भागना ही चाह रहे हो तो आराम से भाग जाओ। हालाँकि इसको हिंदुस्तान न्यूज़ ने अलग ढंग से कवर करने का प्रयास किया है, वो मैं दिखाता हूँ वो न्यूज़ भी आपको। लेकिन ये अपने आप में ऐसा खौफ एसआईआर का बिहार में देखिए, बिहार में भी बांग्लादेशी मुस्लिम थे। ऐसा खौफ नहीं दिखा था। ये एक अलग खौफ दिख रहा है जो बंगाल में दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि एसआईआर में क्या होगा, कैसे होगा? मैं आपको बताऊं, जहां 2 लाख फैमिली रहते थे वहां 4,000 नजर आ रहे हैं, जहां लाख था वहां सोसाइटी की पूरी पूरी गायब हो रही है। और ये सब पूरे बंगाल में नजर आ रहा है। एसआईआर का ऐसा खौफ, भाग खड़े हुए 500 बांग्लादेशी। बीएसएफ ने बताया कि बांग्लादेश छोड़ करके वो सीमा पार कर रहे थे। जो मैं बता रहा हूं, ये देखिए बीएसएफ का वो प्रतीकात्मक फोटो भी आ गया जो चेकिंग हो रही थी, और ये लोग खुद ही छोड़ के जा रहे हैं। बोला कि हमको नहीं चाहिए। 2003 के वोटर लिस्ट में इनका नाम था, लेकिन वो सब भाग रहे हैं क्योंकि इनके पिताजी और इन लोगों का नाम नहीं था। वो समझ गए हैं कि भैया ये पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे और फिर सीधा डिपोर्ट करेंगे। सर, बंगाल पर ओमकार सर, आपने न जाने कितने बंगाल के चुनाव को कवर किया। यहां तो परिपाटी रही है बंगाल को लेकर के, 20 साल 25 साल का मौका देती है। लेकिन ये जो बीच में एसआईआर गेम लेकर के आ गए और कल प्रधानमंत्री जी ने युद्ध का आह्वान कर दिया, इसके बाद आप बंगाल में क्या देख रहे हैं सर? आपका अनुभव। अभिषेक जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत नमस्कार। बहुत बहुत आपको देखिए, प्रणाम सर। बात ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से और गृह मंत्री अमित शाह ने जब 2025 में अप्रवासन बिल पारित कराया था, तो ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि ये जो डेमोग्राफिक परिवर्तन हुए हैं, जगह जगह जो ये खतरनाक बस्तियां बस गई हैं, कॉलोनियां तक काट दी गई हैं, अवैध तरीके से देश में घुसे दूसरे देशों के नागरिकों को, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जिन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी भारत में आने की, गलत तरीके से उन्होंने प्रवेश किया और उसके बाद यहाँ फर्जी दस्तावेज बनवाए। और इसमें 2-3 जिलों का नाम आ रहा है कि वहां सर्वाधिक फर्जी दस्तावेज तैयार करके इनको दिए गए, और वो पश्चिम बंगाल के जिले हैं। देश भर में जहां जहां ये पकड़े गए हैं, वापस भेजे जा रहे हैं। इनके पास जो भी आधार कार्ड या मतदाता कार्ड या राशन कार्ड, तमाम जो चीजें मिल रही हैं वो बंगाल से जारी की गई हैं अधिकांशतः। कुछ और राज्य भी हैं जिनमें झारखंड भी है, जिसको लेकर के निशिकांत दुबे ने एक चिट्ठी लिखी थी और उस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाया था। जी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री का एक भाषण का हिस्सा, उन्होंने कहा था कि आप पूरा शरीर आपका स्वस्थ है, बस कहीं एक छोटा सा कांटा चुभा हुआ है, जो टूट गया है, जो निकल नहीं रहा है, पूरे शरीर को और आपको डिस्टर्ब करके रख देता है। और उन्होंने कहा था कि हमने ये फैसला कर लिया है कि हम इस कांटे को निकाल कर रहेंगे। तो ये कांटे जो हैं ये कई तरह के हैं जो हमारी भारत भूमि के हिस्सों में घुसे हुए हैं। ये आतंकवाद के रूप में है, ये नक्सलवाद के रूप में है, ये अलगाववाद के रूप में है, ये घुसपैठियों के रूप में है, ये राष्ट्र विरोधी तत्वों के रूप में भी हैं, जो यहीं का खाते हैं और यहीं उसी थाली में छेद करने पर आमादा हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर एक्चुअल में इस समय एक्शन चल रहा है और जी। कई फ्रंट पर इस समय ये एक्शन चल रहा है। आप देखिए तो आतंकवाद मरणासन अवस्था में पहुंच गया है, लेकिन बार-बार सिर उठा रहा है। बार-बार वो देश के भीतर भी एक दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करके ये मैसेज दे रहा है कि अभी हम हैं, अभी हम खत्म नहीं हुए हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कश्मीर के इशू को वो लेजिटिमेट कराने के लिए या कम से कम चर्चाओं में ही रखने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है, जैसा अभी लाल किले से कुछ कदम की दूरी पर हुआ है। जी, जी। नक्सलवाद, इसके बारे में गृह मंत्री ने कह ही दिया है कि 31 मार्च 2026 नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। अलगाववादी दुम दबा करके बैठे हुए हैं, कुछ जेलों में डाले हुए हैं, कुछ अब बिल्कुल ही चुप हो गए हैं, शांत कर दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने बहुत समय से किसी अखबार में या किसी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम के मीडिया में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम भी सुना है। लोग अब उनको विस्मृत कर चुके हैं। इसी तरीके से पूर्वोत्तर में जो एनएससीएन से लेकर के तमाम दूसरे संगठन, मणिपुर से लेकर के नागालैंड तक और बहुत सारे राज्यों को सुलगाते रहते थे, वहां उनकी उपस्थिति दर्ज होती रहती थी, अब वो भी लगभग ठिकाने पर लग चुके हैं। पाकिस्तान के कुछ जनरल्स ने पिछले दिनों ढाका की यात्रा जरूर की थी, कोशिश कर रहे हैं ये लोग उनको पुनर्जीवित करने की, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जो घुसपैठियों की यहाँ आमद हुई अतीत में 2014 से पहले और 2014 के बाद भी बंगाल के जरिए, कुछ दूसरे राज्यों के जरिए, उन पर अब निर्णायक कार्रवाई हो रही है। जिस प्रवासन कानून की मैं बात कर रहा था, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जो वैध दस्तावेज के बिना भारत में घुसे हैं, उनको 2 से 5 और 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। उनको 5 लाख तक का, 10 लाख तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। जिन्होंने उनको अवैध दस्तावेज तैयार करके दिए हैं, उनको भी जेल होगी। तो इस समय इनके सामने बहुत भारी संकट है, ये अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं। अब जो इनके आका इनको यहाँ लाए थे अपने राजनीतिक फायदे के लिए, वो भी अब चाहते हैं कि ये घड़ी के चौथाई में यहाँ से भाग खड़े हों, भाग जाएं, नहीं तो वो भी मारे जाएंगे, वो भी पकड़े जाएंगे, उनकी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी। और इसीलिए बीएसएफ को देख करके नदी में और पानी में छलांग लगा रहे हैं, उनको पकड़े जाने का डर है। दर्शकों से निवेदन है, कृपया वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्रश्न शो के आखिरी हिस्से में मैं हमेशा लेता हूं, बुकमार्क करता हूं, तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। एक और न्यूज आई है और वो एसआईआर से ही संबंधित है, वो भी पश्चिम बंगाल से, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी मैं आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही है, बांग्लादेश भाग रहे घुसपैठिए, हकीमपुर बॉर्डर पर भारी भीड़, वो आज देखी गई है। ये इसकी तस्वीर है आपकी आंखों के सामने। सर, ये खौफ तो बिहार में नहीं था, क्योंकि सीमांचल में ग्राउंड पर कवर कर रहा था, इनको पता था कि एसआईआर हो रहा है, तो इन्होंने यहां एक समझदारी का ये काम किया, क्योंकि हम नाम नहीं जुड़ाने जाएंगे, हमारा नाम ही कटेगा ना, कोई बात नहीं, हम बच जाएंगे। अपनी पहचान छुपा रहे थे। कुछ कैमरे पर पकड़े जाने के बाद, चूंकि यहाँ भी बॉर्डर एरिया पर बीएसएफ वगैरह काम करती है, नेपाल बॉर्डर साइड क्रैकडाउन हुआ था जब मजार और मदरसे तोड़े जा रहे थे, तब की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन बंगाल में ये भाग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो तत्व जो जिसपे एलिगेशन लगते थे, जैसे फरहाद हकीम जैसे लोग जिन्होंने कॉलोनियां बसवाई, वो डरे हुए हैं कि अगर इनमें से किसी ने नाम ले लिया कि मैं बांग्लादेशी और मुझे इसने बसाया है, तो मुझ पर फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल के तहत कार्रवाई हो जाएगी और मैं जेल जा सकता हूं। ऊपर से चुनाव आयोग के समय अब मुझे लगता है कि नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी में हो सकता है कि मॉडल कंडक्ट लग जाए बंगाल में, तो समय कम है। ऐसे में ये जो स्थिति एक क्योस मचा हुआ है सर, इस क्योस को देख के ममता बनर्जी और बंगाल जो टीएमसी है, उनके पास क्या ऑप्शन नजर आता है? क्या वो फिर से बदमाशी करेंगे और बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ भी जा सकता है अगर अभिषेक ऐसा जी, ही हुआ? जी, ये केवल और केवल बकैती कर सकते हैं, बयानबाजी कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम पहले से ही डिस्कशन करते आ रहे हैं, आप भी हमारे साथ रहे, कि
ममता बनर्जी किसी भी हालत में सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं देगी। ठीक उसको है। पता है कि कहां तक बोलना है, कहां तक अड़ना है और कहां अपने आप को विड्रॉ कर लेना है। वो जितना बोलना था बोल चुकी। कलकत्ता हम्म। की सड़कों पर भीड़ को लेकर के और कुछ सो कॉल्ड धर्म गुरुओं को अपने आगे करके जुलूस भी निकाल चुकी। पता नहीं किसका जुलूस निकाल रही थी, लेकिन जुलूस निकाल चुकी, आवाज उठा चुकी, धमकियां दे चुकी। इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ने ये रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को दे दी, राष्ट्रपति को दे दी हम्म। कि वहां पर एसआईआर करने वाली जो मशीनरी है उसको रोका जा रहा है, उसके कामकाज में बाधा डाली जा रही है, तो 355 और 356 की कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। केंद्र इस बार तैयार बैठा है और ये बार बार शुभेंदु अधिकारी से लेकर के तमाम लोगों ने कहा है कि अगर तटस्थ और स्वतंत्र चुनाव करवाने हैं तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ममता बनर्जी कम से कम इतनी चतुर सुजान तो है राजनीतिक तौर पर, जो जानती हैं कि अगर गद्दी गई, सीट गई, तो पूरा शासन, प्रशासन और पुलिस वगैरह सब जाएंगे। उसके बाद हम्म। सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन शासन की व्यवस्था होगी और फिर ये लोग जो खेल थोड़ा बहुत कर सकते हैं चुनाव के समय, वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए टीएमसी हो, ममता बनर्जी हो या इनका पूरा तंत्र हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये विरोध की इनकी सीमा कहाँ जाकर के खत्म हो जाती है, उसके आगे ये नहीं जाएंगे। हम्म। सर, आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। राहुल गांधी ने जज और बाकी कई हस्तियों को एक पत्र लिखा है सर, और ये पत्र राजदूत समेत 272 हस्तियों को लिखा और वोट चोरी के संदर्भ में लिखा है सर। ये एसआईआर को रुकवाना चाहते हैं। टीएमसी के अलावे वहां कांग्रेस और लेफ्ट तो फाइट में है नहीं। टीएमसी रुकवाए समझ में आता है, बिहार हार के बाद ये रुकवाने के लिए जो कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कहा, इसमें कोई पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है, सब अपने कार्य क्षेत्र पर चुप रहते हैं। भ्रष्ट चुनाव आयोग को बचाने के लिए असल में सब रिटायरमेंट के बाद बीजेपी रोजगार एक्सचेंज में आवेदक हैं। तो क्या एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, जो नवीन चावला थे जो कि कांग्रेसी चुनाव आयुक्त मान लेना चाहिए क्योंकि सोनिया गांधी ने उनको नियुक्त किया, वो भी बीजेपी के इशारों पर चलते हैं। ये राहुल गांधी की राजनीति अब कहां लेके जा रही है और बंगाल में इनका रोल आप कैसे देख रहे हैं? एक्चुअल में 272 नौकरशाहों ने और पूर्व जजों ने ये चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी के खिलाफ और ये कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और जिस तरह के बेसलेस आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई कॉन्क्रीट बात नहीं है, उससे चुनाव आयोग जैसी संस्था बदनाम हो रही है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इस पर सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट आया है कि साहब इसमें पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है। पूर्व चुनाव आयुक्त यानी चुनाव आयुक्त भी इन्होंने अब बांट लिए हैं कि ये तेरे हैं, ये मेरे हैं। एक ऐसी संस्था जिसकी पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठा थी, एक साख थी कि वो तटस्थ और स्वतंत्र चुनाव कराती है, उसको भी ये लोग बदनाम करने पर आमादा है और केवल चुनाव आयोग को नहीं साहब। इन्होंने तो विदेशों में ये भी कहा है कि हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। इन्होंने तो ये भी कहा है कि जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, जो हमारी जुडिशियरी है, वो स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पा रही है, उस पर तरह-तरह के प्रेशर हैं। इन्होंने तो ये भी कहा है कि मीडिया जो है वो मोदी जी की गोद में बैठा हुआ है। इन्होंने कौन-सी संवैधानिक या लोकतांत्रिक संस्था को छोड़ा है, जिसको कटघरे में खड़ा नहीं किया है। ये तो ये भी कहते थे चुनाव से पहले कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस दिया सलाई जलाने की ज़रूरत है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने संविधान में संशोधन किए,
तो पूरे देश में आग लगेगी, लिख करके रख लो। बिल्कुल, बिल्कुल। इन्होंने तो कोविड काल में अपने सो कॉल्ड अर्थवेत्ताओं को बैठा करके उनके इंटरव्यू करते हुए ये भी कहा था कि पूरे देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, लोगों के रोजगार छिन जाएँगे। जी। इन्होंने तो ये भी कहा था डोनाल्ड ट्रंप के बयान देने के बाद कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डेड इकोनॉमी है। तो राहुल गांधी जिस नेगेटिविटी में रहते हैं और जिस नकारात्मकता के नायक बनकर के खुश हैं पूरी तरीके से, तो वो उनको मुबारक हो। लेकिन ये एक स्वागत योग्य कदम है कि पूर्व नौकरशाहों ने और पूर्व जजों ने, जिनकी संख्या करीब 272 है, उन्होंने राहुल गांधी की नीयत पर, कांग्रेस पार्टी के तौर तरीकों पर एक गंभीर सवाल खड़े करते हुए ये चिट्ठी लिखी है। हुँ। सर, अरुणाचल प्रदेश का जो जेनज़ी है वो सड़क पर है इल्लीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के। इस पर मैंने एक शो भी किया था। अ, मतलब ये बड़ा विचित्र है कि वो भागे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से, लेकिन असम में नहीं रुके, वो अरुणाचल प्रदेश में जाके रुक रहे हैं, बॉर्डर स्टेट की तरफ जा रहे हैं। अ, ये कितना सीरियस कंसर्न हो सकता है, वो भी तब जब देश भर में जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही है। अ, इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है? क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिटरली युद्ध का आह्वान कर दिया, मतलब शब्दों में ये कह ही दिया कि अब युद्ध, तो जैसा ही उन्होंने कह दिया कि युद्ध तो करना ही होगा। देखिए, कई मोर्चों पर इस समय युद्ध जैसे ही तो हालात हैं और हम्म। हमारी एजेंसियों ने जिस तरीके से ये लाल किले के आसपास जो कार बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद से जितना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और जिस तरह का कोऑर्डिनेशन करके, जिसमें हरियाणा की पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, दिल्ली पुलिस और ये सब मिलकर के और केंद्रीय एजेंसियां एनआईए, ये सब मिलकर के जिस तरीके से छापेमारी कर रही हैं, धरपकड़ कर रही हैं, दस्तावेज बरामद कर रही हैं। ईडी के भी 25 जगह छापे मारे गए हैं। जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, उसका संस्थापक गिरफ्तार किया गया है। उसके बहुत सारे प्रोफेसर जो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, ऐसे 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभी और बहुत सारे हिरासत में हैं। ये एक युद्ध है। दूसरा युद्ध है जो एक लगातार फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश देश के भीतर भी और देश के बाहर भी की जा रही है। तीसरा, ये लोग जो तथाकथित जैन जी के पीछे से हाथ लगा करके उनको वित्त पोषित करके अ, हमारे यहाँ श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं या म्यांमार जैसे हालात पैदा करके सत्ता पलट करना चाहते हैं और चूँकि जनता तो चुन नहीं रही है, जनता तो लगातार उनको धक्के मार करके बाहर निकाल रही है, बेइज्जत कर रही है। तो इनको लगता है कि किसी तरीके से कहीं से तो शुरुआत हो जाए, वो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो या कोई और सीमांत राज्य हो जहाँ से ये शुरुआत हो। लेकिन जो आप कह रहे हैं, ये वास्तव में बेहद गंभीर मसला है क्योंकि अरुणाचल को लेकर के चीन की तरफ से भी बयानबाजियाँ होती रही हैं अतीत में। जी, जी। कोई भी हमारा केंद्र का मंत्री जाता है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जाता है या प्रधानमंत्री जाते रहे। इस बार जब अरुणाचल गए थे प्रधानमंत्री तो कम से कम अपनी चोंच बंद रखी थी चीन ने, वरना इससे पहले तो लगातार इसकी तरफ से रिएक्शंस आते थे। तो अरुणाचल प्रदेश जिसके एक बड़े हिस्से पर चीन अपना दावा करता रहा है, वहाँ इस तरह की हरकतें करना या करवाना, ये बेहद गंभीर मसला है और संभवतः उसी तरफ प्रधानमंत्री इशारा भी कर रहे थे। ठीक, ठीक। अ, एक आखिरी प्रश्न अब बंगाल और इससे इतर। आज अखिलेश यादव ने कहा कि खबरदार जो किसी ने सवर्णों के विरुद्ध बयानबाजी की अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधन करते वक्त। क्या बिहार चुनाव से अखिलेश यादव सबक ले चुके हैं और उनके कार्यकर्ता सबक ले पाएंगे सर? मैंने कल ही अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि बहुत जल्दी ये राम नामी दुपट्टा अपने गले में डाल करके अब भगवान राम के
मंदिर में भी पहुंचते हुए नजर आने लगेंगे। इनको ये पता चल गया है अभिषेक जी, बिहार के नतीजे से, कि ये जो एम वाई समीकरण की के बल पर जीतने के ख्वाब देखते रहते थे, तो मोदी जी ने एक नया एम वाई खड़ा कर दिया है, महिला और यूथ। एक ये नया एम वाई खड़ा हो गया है और इसने इन सब के पूरे समीकरण, पूरे ख्वाब जो है वो धूल धूसरित कर दिए हैं। और आप क्या समझते हैं कि बिहार ने जो इस बार नतीजा दिया है, ये केवल बिहार के लिए है? देखिए, मैं बार-बार अपने प्रोग्राम में कहता रहा कि अगर हरियाणा के लोग इस बार विवेक से काम ना करते, राष्ट्र हित को सर्वोच्च ना रखते, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में कांग्रेस की हो जाती। पंजाब के उत्पातियों को कोई रोक नहीं सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था। और वो बिल्कुल। रोज आकर के मोदी जी की नाक में दम करते दिल्ली में। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के सामने यहाँ तमाशे होते और सरकार को बदनाम किया जाता। कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर दिल्ली का फिर से गला दबाने की कोशिश होती। इसी तरीके से महाराष्ट्र में अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता, तो आर्थिक राजधानी है, बिल्कुल। प्राणवायु बन जाती इनके लिए। और ये लोग फिर वहां से जो ना कर सकते वो करते। बिहार अगेन एक ऐसा स्टेट, अगर थोड़ा नतीजा इधर उधर हो जाता या सीधे कहें तो तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बन जाते, तो क्या सीन बनता पूरे बिहार में और इसका कितना बुरा असर जाता। और उसके बाद बंगाल, फिर बिहार, फिर आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा के चुनाव और उसी साल फिर गुजरात और हिमाचल के चुनाव। एक निरंतरता में एक अराजकता की स्थितियां पैदा करते ये लोग। ये तो एक हम्म। जीत के इंतजार में है, सिर्फ एक जीत के इंतजार में है, सिर्फ एक जो जीत के इनको इंतजार में। नहीं मिल रही है। जी तो जी। बिहार बिहार का जो इस बार का नतीजा है, वो तो जो जातीयता के तत्व इनके दिमाग में कुनमुनाते रहते हैं, उनको एक तरीके से मारने वाला ये नतीजा है। और जो ये आपके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सवर्णों को गाली देना बंद कर दो जी, अरे भाई, तब चुप क्यों रहते थे जब वो मौर्य जो है रोज गालियां देता था। और एक बिहार में मंत्री था, वो रोजाना रामायण को लेकर के किस किस तरह की बातें करता था, तब चुप क्यों रह जाते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा किस किस तरह के बयान देता रहा, एम के स्टालिन का बेटा किस तरह की बातें करता रहा, तब चुप क्यों बैठे थे, तब क्यों नहीं उसका प्रतिवाद किया। अगर हिंदुत्व को लेकर के इतना ही आपका समर्पण है या आपकी आस्था है, ये जो झटका लगा है, ये अभी देखो तेजस्वी का भी कल बयान आया है कि हम जी। सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, हम सभी जातियों का सम्मान करेंगे, क्योंकि एक ही झटके ने इनका दिमाग ठीक कर दिए हैं। और ये मैसेज बहुत दूर तक गया है और दूर तक जाने वाला है अभी। जी। दर्शकों, एक मुझसे लाइव के दौरान अभी त्रुटि हुई। वो मैंने राहुल गांधी वाला प्रश्न गलत पढ़ लिया था, जिसमें ये कह दिया था कि मतलब राहुल गांधी को नौकरशाहों ने नहीं लिखा, राहुल गांधी ने लिखा। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लाइव में इस प्रकार की चीजें हो सकती है, उसके लिए क्षमा करें। कुछ प्रश्न है, उनको ले लेते हैं। आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ओमकार चौधरी सर और द अभिषेक तिवारी शो को। झारखंड में सोरेन साथ आने वाला है? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार की अभी बातें हवा में है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए, मैं समाचार खुद से नहीं बनाता हूं सर, मेरी प्रॉब्लम है, ये बात मान लीजिए। वो उन चैनल्स को बधाई जो लोग रोज नीतीश सरकार को गिरा रहे थे, डायरेक्ट अभी पीएम बना रहे थे, इस प्रकार की खबरें वो लोग उड़ाएं। मैं इस प्रकार के काम नहीं करता। 2000 लोग लाइव देख रहे हैं, बहुत दायित्व के साथ कहता हूं। आज तक मैंने खबरें अपने मन के हिसाब से, मनगढ़ंत मनोहर कहानी लिखना जिस दिन होगा, उस दिन किताबें लिखूंगा मस्त चटकारे। मनोहर का नया कहानी लिखने का मन नहीं है।
गुवाहाटी के ऊपर बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर और जेट्स मूवमेंट हो रहे हैं नाइट में भी, वो नेचुरल ग्रिल है, उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और इस प्रकार की बातें अगर है भी तो सेना के एक्सरसाइज है, वो होते रहेंगे। बंगाल ऑलरेडी वॉलंटियर पर है, और कुछ नहीं हुआ तो हम गए, वो तो बंगाल के लोगों को करना है। अभिषेक, पीओ के पीएम एक्सेप्टेड दैट दिल्ली ब्लास्ट डन बाय देम। ठीक है, वो सरकार का काम है। देखिए, उस पर तो ऑलरेडी सरकार की नजर है। बंगाल इलेक्शन जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो जीतेगी, जरूर जीतेगी, ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं। मिस्टर सेवन लिख रहे हैं कि अभिषेक, डज मोदी वांट ओनली ओवैसी टू गेट वोट? इस प्रकार की खबरें बेकार की बात है। ओवैसी अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, अपना इंडिपेंडेंट सोच रखता है, और इस बार उसने सीटें भी जीती। ये मैंने बताया ना, मैं खबरें प्लान नहीं करता सर, इस तरह की चीजें। अभिषेक सर, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग माई बुक रुद्रा मेकिंग ऑन द टॉप योर स्नैच कलेक्शन ऑफ बुक माई सेल्स। I'll keep writing more book about this असुर्स। थैंक यू डॉक्टर मनन गौर जी। और वाकई ये वाली किताब मैं पढ़ के, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, ये जिस किताब की बात कर रहे हैं मनन जी, मैंने अभी तक यहां तक पढ़ी है। देखिए, ठीक है, वो इसलिए वो जस्ट नीचे इसीलिए नीचे है क्योंकि इसको फिनिश करने के बाद, विचेला वेमपंत के बाद इसको फिनिश कर रहा था। बहुत अच्छी किताब आपने लिखी है, एंड इस पर मैं एक इससे रिलेटेड मुझे स्टोरी भी करनी है, तो मैं जरूर करूंगा आपके साथ। थैंक यू सर। तो आज के संस्करण में इतना ही, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ओमकार सर के चैनल को भी सपोर्ट करें, ओशियन नेटवर्क को। वहां तो अभी भी हम थोड़ी देर पहले लाइव थे, वो तो होता रहेगा। 3 दिन की छुट्टी के बाद लाइव वापस करूंगा। 3 दिन के लिए वापस थोड़ा सा और कुछ काम है वो करेंगे। थोड़ा बंगाल का परख लेके आ रहे हैं, ऐसे ही बंगाल घूमने जा रहे हैं। कोई वहां से अभी बाइट नहीं नजर आएगी, लेकिन एक पहला विजिट होने जा रहा है, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। सर, आप शो में आए उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।